नमस्कार। हमारा आज का प्रश्न है ऋतुकाल की काल सीमा निर्धारण। तो इससे पहले हमने ऋतुकाल की परिस्थितियाँ, ऋतुकाल का नामकरण ये वाले प्रश्न कर लिए थे। तो आज हम करेंगे ऋतुकाल की काल सीमा निर्धारण या समय सीमा निर्धारण। हम इसमें देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने ऋतुकाल की जो सीमा निर्धारण है, इसकी समय सीमा है, वो अपने मत के आधार पर कितनी मानी है। ठीक है, तो ऋतुकाल जैसे कि उत्तर मध्यकाल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं ये प्रश्न, ऋतुकाल की काल सीमा निर्धारण। साहित्य के इतिहास में किसी विशेष प्रवृत्ति का ही निर्धारण देश जाति के इतिहास के समान निश्चित संबंधों में करना कठिन है, क्योंकि साहित्य में एक ही समय पर अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां तथा विचारधाराएं प्रचलित रहती हैं। अतः उनमें से जो प्रवृत्ति प्रबल होकर जन आधार को प्राप्त करे, तो उसी के आधार पर काल का नामकरण और समय सीमा की निर्धारित किया जाता है। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा प्रधान होती है और जो जन साधारण को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसी के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं और समय सीमा का निर्धारण भी उसी के आधार पर करते हैं। चाहे कि एक साहित्य में बहुत सी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, अनेक प्रवृत्तियाँ होती हैं, विचारधाराएँ होती हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है, प्रबल रहे, ठीक है, उसी के आधार पर नामकरण और समय सीमा निर्धारित करते हैं। इसी आधार पर ऋतुकाल का सीमा निर्धारण करते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हिंदी साहित्य में ऋतु काव्यों का प्रधान रूप से सृजन कब आरंभ हुआ और कब तक ये बिना गतिरोध के चलता रहा। ठीक है, इसकी समय सीमा जानने के लिए हमें इसकी शुरुआत का पता होना चाहिए कि जो ऋतु ग्रंथ है, ऋतु काव्य है, जो प्रधान रूप से, ठीक है, प्रबल रूप से कब से इसका सृजन शुरू हो गया, तो ये निरंतर कब तक चला, ठीक है, बिना गतिरोध के, अर्थात के निरंतर कब तक चलता रहा था। इसका जो ऋतु काव्य के ग्रंथ थे, कब तक जे चालू रहे थे, लिखते रहे थे इसको, इन ऋतु के काव्य को। सामान्यतः हिंदी ऋतुकाल का आरंभ यदि ऋतु की रचना विधान को ध्यान में रखकर माना जाए तो भक्ति काल से ही इस प्रवृत्ति को देखा जा सकता है। भक्ति काल में दो प्रकार के कवियों ने ऋतु काव्य रचना में योगदान दिया। प्रथम कोटि के कवि तो भक्त थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति के परिवेश में अलंकार या नायिका भेद को स्वीकार करके ऋतु काल का अप्रत्यक्ष रूप से प्रणयन किया। सूरदास का दृष्टिकूट साहित्य लहरी ग्रंथ नायिका भेद के साथ अलंकारों का भी वर्जन करने वाला है। नंददास की रास मंजरी नायिका भेद का ग्रंथ है। ठीक है, जो नायिका भेद है, नायिका का नक्षिक वर्णन है, जो किसकी विशेषता रही है, जो ऋतु काल की विशेषता रही है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो भक्ति काल में भी अगर हम सिर्फ ऋतु शब्द को लेकर या ऋतु विधान को लेकर इसकी रचना को देखें तो जो कब शुरू हो गया था, भक्ति काल में ही शुरू हो गया था जो ऋतु काल की रचना। अभी नेक्स्ट देखो कि दूसरी कोटि के ऋतु काव्य प्रणेता वह कवि हैं जो इस अलंकार आदि काव्य अंग निरूपण में ही प्रवृत्त हुए थे। ठीक है, दूसरे कौन से थे, जो सिर्फ अलंकार जो काव्य के अंग होते हैं उसके आधार पर ही जिन्होंने ऋतु काव्य की रचना की है, दूसरे उस प्रकार के कवि थे। उनमें से कृपाराम प्रमुख हैं। कृपाराम ने हित तरंगिणी नामक ग्रंथ कवि शिक्षा के लिए दोहा छंद में रचा था। किसके के लिए, कवि शिक्षा के लिए। ठीक है, कृपाराम के पश्चात विक्रम की 17वीं शताब्दी में अनेक कवि उत्पन्न हुए। उनमें मोहनलाल मिश्र तथा अकबर दरबारी के कवि करनेस, रहीम, बलभद्र मिश्र और गंग के नाम उल्लेखनीय हैं। इन कवियों का काव्य विषय श्रृंगार था, किंतु शैली रीति शास्त्र की थी। ठीक है, इनका जो विषय रहा है वो कौन सा रहा है, श्रृंगार रहा है, और जो शैली इन्होंने प्रयोग की है वो कौन सी है, रीति शास्त्र की है। नेक्स्ट आता है अकबर के दरबार के ऐसे अनेक कवियों का वर्णन निम्न स्वये में किया गया है। पाए प्रसिद्ध पुरबंदर, ब्रह्म सुदारस, अमृत अमृतबानी, गोकुल गोप गोपाल, करनेस, गुनी गुण, सागर संग गंग सुजानी, जोध जगन जगे जगदीश जगामग, जैन जगत है चीनी, कोहरी अकबर सोना कथी, इतने मलिके कविता जो बरबीनी। नेक्स्ट आता है इन दरबारी कवियों ने श्रृंगार वर्णन के लिए रीति परंपरा को स्वीकार करते समय अपने समक्ष संस्कृत के चंद्रलोक और कुवलयानंद को आदर्श रूप में रखा था। ठीक है, जो दरबारी कवि थे, जो राजा के आश्रय में रहकर उस समय कविता रच रहे थे, काव्य
काव्य ग्रंथ लिख रहे थे उन्होंने किसको अपने समक्ष रखा था? एक संस्कृत क्या था? चंद्रलोक को कवल्यानंद, ठीक है, इनको आधार बनाकर, इनको अपना आदर्श बनाकर अपने जो ग्रंथ है, रीति परंपरा है, इसको इन्होंने शुरू किया था। उसके आधार पर रीति ग्रंथ की रचना की थी। अलंकारों का वर्णन करने वाले करनेश, करुणाभरण, श्रुति भूषण और भूभूषण की रचना इन्हीं ग्रंथों के आधार पर की थी। रीति ग्रंथों के प्रणयन की ऐसी परंपरा होने पर भी 17वीं शताब्दी और उसके उत्तरार्ध को रीति काव्य की काल सीमा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस काल में भक्त कवियों की परंपरा ने रीति काव्य को आच्छन्न किया हुआ था, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, जो भक्ति काल के बारे में बता रहे थे कि भक्ति काल में भी रीति काव्य ग्रंथ लिखने शुरू हो गए थे, लेकिन क्या है, हम उस काल के भक्ति काल के ग्रंथों को जो थोड़े से रीति परंपरा पर आधारित थे, हम उसको रीति काल सीमा में नहीं रख सकते, क्योंकि जो भक्ति थी, भक्ति की प्रवृत्ति थी, उस समय प्रधान थी और उन्होंने क्या किया था, उसको अक्षन्न कर दिया था रीति परंपरा को, जो उस समय लिखे गए थे भक्ति काल में, ठीक है, अक्षन्न कर दिया था। तो उस पर एक पर्दा सा लग गया था भक्ति के कारण, क्योंकि भक्ति की प्रवृत्ति ज़्यादा प्रधान थी। नेक्स्ट देखो, 17वीं शताब्दी के काव्य की आत्मा भक्ति निष्ठ होने पर भी एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या आचार्य केशव रीति काल के प्रवर्तक प्रथम आचार्य नहीं? नगर, सर्वांगीण निरूपण, रसिका प्रिय और कवि प्रिय आदि को देखा जाए तो केशव के आधार पर 17वीं शताब्दी को ही रीति काल का आरंभ माना जा सकता था, ठीक है। जो आचार्य केशव थे, उनके ग्रंथों को आधार बनाकर, जहाँ फिर के उनको प्रथम आचार्य बनाकर इन्होंने ये मान लिया है कि 17वीं शताब्दी को ही रीति काल का आरंभ माना जा सकता था। अतः रीति काल का वास्तविक आरंभ विक्रमी संवत 1700 मानना चाहिए। श्रृंगार प्रधान रीति काव्य का प्रभुत प्रभाव इसी समय से बढ़ना शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य पर छाया रहा। रीति काल की उत्तर सीमा का प्रश्न भी विचारणीय है, ठीक है। उत्तर सीमा होता है जो बाद की सीमा है। भारतेंदु के आगमन से पूर्व तो रीति काल की उत्तर सीमा निर्धारण करने में एक आपत्ति ये उठाई जा सकती है कि भारतेंदु युग में भी रीति काव्य रचना करने वाले कवियों की विशाल परंपरा मिलती है। संवत 1901 तक ऐसे अनेक साहित्य कवि हुए जिन्होंने रीतिबद्ध काव्य शैली को स्वीकार कर वैसे ही उत्कृष्ट रचना की जैसी रीतिकालीन कवि करते थे। इस शंका के समाधान के लिए भारतीय युग की नूतन चेतना पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। नेक्स्ट आता है, सन 1857 की क्रांति के बाद भारत में एक विशेष प्रकार की राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। पाश्चात्य प्रभाव के फलस्वरूप एवं नई राजनीति चेतना से श्रृंगार प्रधान रीति कवियों का स्थान गौण होने लगा, ठीक है। जैसे कि उन्होंने ऊपर कहा कि जो रीति काल की जो प्रवृत्तियां थी, उनका हम उसको किस युग में भी देख सकते हैं, भारतीय युग में। भारतीय युग कहाँ आ जाता है, आधुनिक काल में, ठीक है। तो वो तो इसका निर्धारण करते हुए वो कह रहे हैं कि ये जो प्रवृत्तियां उस समय इस कारण मुखर नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, जो राजनीतिक चेतना थी, जहाँ फिर पाश्चात्य प्रभाव था, राजनीतिक चेतना से जो चेतना का इतना ज़्यादा उस समय चल रहा था कि जो रीति कवियों की जो स्थान था, ठीक है, जो उन्होंने रीति प्रधान ग्रंथ लिखे थे, जहाँ उसकी प्रवृत्तियों का आधार बनाकर लिखे थे, वो गौण होते जा रहे थे। उस पर किसी का इतना ध्यान नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जो युग था वो राजनीतिक चेतना का युग था, ठीक है। काशी, रीवा, अयोध्या, मथुरा, प्रयाग आदि साहित्य केंद्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर श्रृंगार परंपरा समाप्त होने लगी। परिमाण की दृष्टि से संवत 1901 में जो विपुल रीति साहित्य रचा गया था, अब उसका सृजन क्षीण हो गया। अतः कुछ एक कवियों को छोड़कर इस 50 वर्ष के समय में अधिकांश कवियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को ही अपने काव्य का आधार बनाया। इस आधार पर रीति काव्य की उत्तर सीमा 1900 मानी जाती है। अति उपयुक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट हो जाता है कि रीति परंपरा के विस्तार का समय संवत 1700 से 1900 तक है। इस परंपरा से पूर्व के रीति काव्य को रीति काल की भूमिका और बाद के रीति काव्य को इसका उपसंहार समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है, इसकी समय सीमा का निर्धारण ये समाप्त होता है।